इवनिंग। खुश रहो। एसएल डिस्कस करनी है, राइट? एक्सरसाइज 8। नमस्ते। एक सेकंड ठहरो, होल्ड करो। एक्सरसाइज 8 बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए थे मैंने, अप टू 10। 7th क्वेश्चन यार नहीं पूछना चाहिए था। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा रखो। ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा का ओरिजिन से डिस्टेंस ए होगा, उसी तरह से ए कॉस बीटा ए साइन बीटा का भी ओरिजिन से डिस्टेंस ए होगा, है ना? तो क्या ये बात एग्री करते हो? क्या एग्री करते हो कि सर ये दोनों पॉइंट ओरिजिन सेंटर रेडियस ए पर लाई कर रहा है? सोचो सोचो, सेंटर ओरिजिन रेडियस ए, सम कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां तक ठीक। अब तुमको फाइंड क्या करना है? तुमको फाइंड करना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यही है ना क्वेश्चन? परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपॉन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, show that perpendicular from origin bisects the distance between them। कहना सर ये तो हमारे आदत का पार्ट है कि कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट ही तो हो जाएगी। सही है। बाकी अगर तुम सर्किल की बात नहीं भी करते हो ना, सर्किल की बात, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने आइसोसेल्स ट्राइंगल पहचाना है कि सर ओरिजिन एंड कॉस अल्फा ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बना रहा है। समझ रहे हो? तो आइसोसेल्स ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस, कैसे भी कर लो, ठीक है? बाकी मुझे वो ओरिजिन सेंटर जल्दी नजर आया था, ठीक? समझ गए ना बात को? तो ओनली यूजिंग ट्राइंगल या फिर यूजिंग सर्कल, जो तुमको ठीक लगे वो लगा दो। अप टू 20 एनी डाउट? 11 का बी पार्ट एंड 15 ज्यादा मत पूछना डाउट, ठीक है? प्रूव दैट पॉइंट सो डिटरमिन्ड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अरे यार कोलिनियरिटी प्रूव करनी है तो डिटरमिनेंट 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दम वाली बात है नहीं। -4,3 4,3 0, -5। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 11th क्वेश्चन कि सर इस क्वेश्चन में भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है। क्या तुम लोग नोटिस कर रहे हो? सर ओरिजिन से डिस्टेंस 5, जल्दी सोचो। ओरिजिन से डिस्टेंस 5, ओरिजिन से डिस्टेंस 5, तो क्या तुम लोग को फिर से दिखाई दिया कि सर ये जो 11th क्वेश्चन में ट्राइंगल बोला गया है उसका सरकम सेंटर ओरिजिन है? सोचो सोचो, सरकम सेंटर इज ओरिजिन। सही है ना? तो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वर्टिसेस, तो क्या कह रहा है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 5 0 अपॉन द साइड्स। तो 5,0 मानते हो? 5,0 भी सर्किल का ही पॉइंट है। दिमाग लगाओ कि सर ये रहा 5,0, तो इससे परपेंडिकुलर डालो ओवर साइड्स,
परपेंडिकुलर डालो ओवर साइड्स एंड प्रूव दैट दे विल बी कोलिनियर। तो यार आराम से कर लोगे कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हमको आता है ना। तो ये तीनों पॉइंट वो तुमसे निकलवाना चाह रहा है आई थिंक। सही है। फाइंड फाइंड बोला है ना उसने, फाइंड। तो तुम लोग को वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मैंने सिखाया जितना मुझे ध्यान है कि सर ये लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, ये लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, ये लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, और समझ गए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूले की मदद से तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे बताओ ये जो तीनों कोऑर्डिनेट आए इसका कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं? डिटरमिनेंट। कई लोग जानते हैं ना कि सर डिटरमिनेंट की मदद से क्वेश्चन हो जाएगा। डन। अप टू 2015। कैसी बात कर रहे हैं यार? प्रूव दैट सेट ऑफ लाइंस मीट एट ए पॉइंट। तुमको कॉन्करेंसी नहीं आती? मैंने पढ़ाई है, ठीक है। लोगों को पता है कि हाउ टू चेक लाइंस कॉन्करेंट। ओके, अप टू 30। एनी अदर डाउट? 30। 21। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। ये ट्रायंगल है। मैं बिल्कुल भी डायग्राम पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। -1, 3, 2, -1। ऑर्थो सेंटर निकालने का बेस्ट वे होता है टू एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। तो कोई एक एल्टीट्यूड लिखो कि सर ये एल्टीट्यूड लिखिए। तो आई थिंक ये जो एल्टीट्यूड है ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन का स्लोप कितना है? -3। तो इसका स्लोप कितना हो गया? 1/3। मैं बस बिल्कुल बेसिक से करूंगा। ये तुम्हारा एक एल्टीट्यूड आ गया। सही है। अरे तो या तो पीछे आंसर गलत है या तुमने गलत किया है। ठीक, मैं जो कर रहा हूं बस वो देख लो। अनदर एल्टीट्यूड। तुम लोग 10th में तुमको इक्वेशन सॉल्व करनी जरूर सिखाई गई है। तो मैंने एक इक्वेशन तुमको दे दी है, वन ऑफ द एल्टीट्यूड। अब एक एल्टीट्यूड और देने जा रहा हूं कि सर इसकी इक्वेशन पासिंग थ्रू हैविंग स्लोप। तो ये लाइन का स्लोप कितना है? -12। -12 है ना। तो अगले का कितना होगा? 2 होगा। अब कर लेना सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। मैंने कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया ना? ये वाला 3 -3, हाँ 1/3। ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि गलत आंसर है। ठीक, ये पता नहीं मैंने कौन सा क्वेश्चन कर दिया। अरे मैंने 20 कर दिया है। कोई बात नहीं, तुमने मुझसे 21 पूछा था लेकिन मैंने 20 कर दिया। ठीक है, तो सब चलेगा। सेम सॉल्यूशन यू कैन डू इन 21। अप टू 30 नो, अप टू 30। 18 का सेकंड पार्ट क्या है? 18 का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 3 स्ट्रेट लाइंस हुज इक्वेशंस ऑल मीट इन अ पॉइंट। अरे आप कैसी बात कर रहा है? तुमको डिटरमिनेंट 0 चेक करना नहीं आता? 3 लाइंस कॉन्करेंट, चेक फॉर डिटरमिनेंट, है ना। एक्स वाई कांस्टेंट सबको एक तरफ लाके तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। शो दैट थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन अदर टू। अब यार एक चीज बताओ, वो जो तीसरी लाइन है वो कह रहा है कि दो का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो तुमको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मैंने लिखनी सिखाई है कि नहीं सिखाई है? याद करो कि हाँ आपने बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी सिखाई है। तो तुम एक काम करो, जो फर्स्ट 2 लाइंस है ना उसका बाइसेक्टर की इक्वेशन लो, उसके 2 आंसर आएंगे। तो वो जो वन ऑफ द आंसर है ना वो तुम्हारी थर्ड लाइन की इक्वेशन से मैच करेगा। ठीक, अप टू 30 डन क्विकली। मैंने कहां तक दिए थे? 36 तक दिए थे। अप टू 36। हमारा चैट बढ़ नहीं रहा है।
बुलाना पड़ेगा, एक मोमेंट। बढ़ गया पेपर, बढ़ गया, रुको। 31, 32, 36, 29, इतने सारे डाउट कैसे आ गए यार? मैंने तो यार बहुत अच्छा पढ़ाया था। 29, 29 मैं ओरल बताऊंगा। थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, 29 जिसने पूछा है, L1 प्लस लैम्डा L2। ठीक है भाई, मेरे पास हमेशा दो अप्रोच होते हैं। एक कि सर आप ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए। ठीक है, अगर आप लैम्डा नहीं निकालना चाहते हो तो गिवन लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो, और परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन, तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है 1, तो परपेंडिकुलर का स्लोप हो गया -1, तो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट हैविंग स्लोप -1। और या फिर तुम L1 प्लस लैम्डा L2 से लाइन की इक्वेशन लिखो, फिर उसका स्लोप लैम्डा के टर्म में आएगा। कैसे आएगा वो तुम जानते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और उसे इक्वल टू -1 कर देना, तो उससे लैम्डा निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट इज 31, इंटर लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस एंड द इंटरसेक्शन ऑफ अदर टू लाइंस। तो 31 जिसने पूछा सुन ले, फर्स्ट टू लाइंस का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो। ठीक, फिर थर्ड और फोर्थ लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो। दो पॉइंट आ गए तुम्हारे पास, दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन लिख दो, बेस्ट सॉल्यूशन है ना। अब थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन कि सर L1 L2 लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 लिख दीजिए, L3 L4 लाइन L3 प्लस म्यू L4 लिख दीजिए। तो ये जो दोनों की जो लाइन है वो एक ही स्ट्रेट लाइन है। अरे समझो यार, L1 प्लस लैम्डा L2 जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, L3 प्लस म्यू L4 जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दे बोथ आर सेम। तो कैसे को इंसिडेंट कैसे करते हैं, 10th क्लास है ना, कि सर 10th क्लास में पढ़ाया था कि दो लाइंस को सेम कैसे करते हैं, को इंसिडेंट लाइंस। तो को एफिशिएंट ऑफ x रेशियो बराबर को एफिशिएंट ऑफ y रेशियो बराबर कांस्टेंट का रेशियो इक्वल, ऐसा करने से लैम्डा आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। ठीक, गॉट इट। तो समझ पा रहे हो ना कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के करना कहीं आसान था। 32, 32 एंड 36, ओके। 32, थ्रू एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल। एंगुलर पॉइंट्स मतलब वर्टिसेस। लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू साइड्स। यार अब तो तुम लोग मेरे जैसे बन चुके हो गए यार कि सर ए से लाइन बनानी है पैरेलल टू साइड, मतलब बीसी के पैरेलल। अब तो मुझे लगता है कि तुम लोग ने निपटा दिया होगा सर, ये भी कोई दम नहीं था। बी से पैरेलल टू एसी, तो मुझे लगता है कई लोग अब तक पकड़ चुके हैं कि सर ये जो भी बना है ना, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। सही है। और पैरेललोग्राम की एक पावरफुल प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना इस पॉइंट से ज्वाइन करती हुई, ये ए बी के मिडिल पॉइंट से जा रही है। तो क्या तुमको कुछ समझ आया कि इफ आई ज्वाइन सी टू दिस, दिस इज द मीडियन ऑफ ए बी, है ना। खत्म हो गया ना क्वेश्चन। तो अभी वो थर्ड लाइन भी बना लो, ए बी की पैरेलल थर्ड लाइन। ये सब पैरेललोग्राम बन रहा है सर, ये पैरेललोग्राम है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट, इसका मतलब है ये भी मीडियन है। तो यार अब मुझे बताओ, ये जो तीन वर्टिसेस आ रहे थे, कुछ भी नाम दे दो, डी ई एफ। तो वो कह रहा था बेचारा कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस ज्वाइन टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट, मतलब ये जो लाइंस के इंटरसेक्शन है इसको ए से ज्वाइन करो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको सी से ज्वाइन करो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बी से ज्वाइन करो,
तो तुमने अभी भी मुझे बताया कि सर ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस एक्चुअली ट्रायंगल एबीसी के मीडियंस बन रहे हैं। ये देखो ना, मीडियन है, ये लाइन मीडियन है, तो क्या वो कॉन्करेंट नहीं होंगे कि सर दोज 3 लाइंस आर गोइंग टू बी कॉन्करेंट? और मैं तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी बता सकता हूं, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज मीडियन, इज सेंट्रॉइड, ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड। समझ गए? एकदम सिंपल ज्योमेट्री। 36 इज अ गुड प्रॉब्लम कि सर बहुत कम इस्तेमाल किया कंसेप्ट, चलो कहीं तो लगाने को मिलेगा, है ना। तुमने नोटिस किया होगा लाइन की हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी है, तो मानते हो सर अब तक सबसे कम इस्तेमाल में कौन सी फॉर्म आई है? अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो क्लिक करेगा कि सबसे कम अब तक कौन सा फॉर्म तुमने लाइन का यूज किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो कभी काम ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, कभी तो आएगा। 36 वन साइड ऑफ स्क्वायर। हाँ देखो, कई लोगों ने पहचान भी लिया है ना, गुड। जिन लोगों ने सही पहचाना है उन लोगों के लिए गुड बोला मैंने, ठीक है, कि सर कौन सी फॉर्म की बात आप कर रहे हो। वन साइड इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट अल्फा, वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटी एट ओरिजिन। ओरिजिन वर्टेक्स है, साइड अल्फा एंगल बना रही है, इतना इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। ये ट्रायंगल स्क्वायर का साइड है, सही है, ठीक है। तो डायगोनल बताना है। अब एक्चुअली इसने ना बताया नहीं कि स्क्वायर कहां बनाना है, तो इसको बताना, इसके दो, तुमको लगता नहीं सर इसके दो संभव स्क्वायर होंगे? एक स्क्वायर इधर बना दीजिए और एक नीचे, इधर भी तो स्क्वायर बन सकता है, समझ पा रहे हो ना। तो आइदर यू फॉर्म स्क्वायर हियर और हियर, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, राइट। तो मैं किसी एक पॉसिबिलिटी को लेकर निपटा रहा हूं कि चलो हम इसे लेके प्रॉब्लम खत्म करते हैं, ठीक। तुमको डायगोनल चाहिए ना, तो तुम तो सब आदतें जानते हो कि सर वो, अब क्योंकि ये रोम्बस है तो रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, सही। अब देखते ही तुम कहोगे कि सर ये तो मेरे को फीलिंग दे रहा है कि आपने इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अगर आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालोगे तो मेरे को तो नॉर्मल फॉर्म आना बट ऑब्वियस है कि सर, तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि मुझे नॉर्मल फॉर्म क्लिक करेगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है। तो अब कुछ लोग जानते हैं, इसकी ए लेंथ भी है ना, कि अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है तो मुझे इस एंगल में इंटरेस्ट हो गया। इसी को तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग अल्फा बोला करते थे। तो क्या ये एंगल ओरली पहचान पाओगे कि सर ये π/4 प्लस अल्फा है? आराम से सोचो, क्यों, वाई π/4 प्लस अल्फा, ठीक। कुछ लोग समझ गए ना, ठीक है, कि एंगल बाइसेक्टर के थॉट से, है ना। अब मुझे बताओ, अच्छा ये एंगल 45 भी है, ध्यान रखना ये 45 है। तो जब नॉर्मल फॉर्म करते हैं तो हमें दो बातें की आवश्यकता होती है, एक परपेंडिकुलर एंगल कितना बना रहा है, दूसरा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना। तो तुमको लगता नहीं सर सिंपल ज्योमेट्री से बता दूंगा मैं कि व्हाट इज दिस लेंथ इक्वल टू, ये कितना है, ये ए है, ये 45 एंगल है, तो ये a cos 45 नहीं हो गया? a cos 45 कितना होता है, a/√2। तो मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम खत्म कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, x cos π/4 प्लस अल्फा, y sin π/4 प्लस अल्फा इक्वल टू a/√2। सोचो, दिमाग पे जोर डालो, तो आंसर मस्ट बी क्लियर। गॉट इट? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक डायगोनल तुमको बता दी ये, तो तुमको लगता नहीं सर ये डायगोनल
इसकी परपेंडिकुलर लाइन। तो आंसर में जाना, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देना। परपेंडिकुलर लाइन लिखनी तुमको आती है, आई नो, ठीक। एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑल्सो। डन, डिस्कशन ओवर। आई थिंक यस, ठीक। 36 तक ही दिया था मैंने, जितना मुझे ध्यान है। चलो, आई थिंक लास्ट क्लास में कुछ एंगल बाइसेक्टर की बात हम कंटिन्यू कर रहे थे, राइट? यू रिमेंबर? एक्यूट बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर के मैंने 2 मेथड्स आपको रिकमेंड किए थे, ठीक। लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना? तो तुमको एक थर्ड मेथड बता रहा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना? हालांकि उसका डेरिवेशन थोड़ा मतलब है, डिफिकल्ट है, लेकिन मानते हो ना कि सर हम तो डिफिकल्ट चीजों को ही तो टारगेट करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट चीजें समझ में आ गई तो वो हल्की हल्की चीजें तो नीचे से यूं निकल जाएंगी, है ना? तो इसीलिए हमारा सक्सेस रेट इसीलिए हाई है, क्योंकि हम लोग डिफिकल्ट चीजों को अटेम्प्ट करते हैं, बाकी लोग नहीं करते तो बेचारे इजी भी नहीं कर पाते। कि डिफिकल्ट तो छोड़ो, वो तो उनसे होना भी नहीं था, इजी भी नहीं हो रहा है ना? तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा अपर रहते हुए चलना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं तुमको इस बात को विजुलाइज करा देता हूं कि मैं थर्ड मेथड में किस कंसेप्ट को यूज करने जा रहा हूं, ठीक है? तो मेरा प्रॉब्लम इज टू डिसाइड एक्यूट बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। यू आर गिवन 2 लाइन्स। अब अगेन जो मैं थर्ड मेथड तुमको बताने जा रहा हूं उसका एक कंस्ट्रेंट है, वो सिर्फ एक स्पेशल केस पे तुम लोग इस्तेमाल कर पाओगे। C1 C2 इज नॉट 0, मतलब ओरिजिन डजंट लाई ऑन L1 लाइन, डजंट लाई ऑन L2 लाइन, ठीक है? ओरिजिन ना तो L1 पर लाई कर रहा है ना L2 पर लाई कर रहा है, दिस इज नोन टू मी, ठीक। अब पहले मैं तुमको प्लॉट बता देता हूं कि मैं क्या थॉट से जा रहा हूं। मानते हो अगर ओरिजिन L1 या L2 पर लाई नहीं कर रहा है तो फिर ओरिजिन किसी बाइसेक्टर के रीजन में होगा, सही कह रहा हूं? ओरिजिन डजंट लाई ऑन L1 L2, तो इट विल लाई इन रीजन ऑफ बाइसेक्टर। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं तुमसे यह पूछने जा रहा हूं कि ओरिजिन एक्यूट रीजन में है या ऑब्ट्यूज में है, यह बता दो मुझे, ठीक है? तो मैं 2 कंसेप्ट का मर्जर करने जा रहा हूं, है ना? मैं 2 कंसेप्ट को मिक्स करने जा रहा हूं। आइडिया ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन एंड आइडिया ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो मैं ये चेक करने जा रहा हूं कि आप कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल रीजन या ऑब्ट्यूज, ठीक। तो चलो मानते हैं, लेट अस फाइंड कंडीशन फॉर ओरिजिन lying in acute angle region। राइट? इस डायग्राम को देख के लग रहा है ना कि सर और ये एक्यूट रीजन है ना, तो चलो ओरिजिन इज समवेयर हियर। तुमको कंडीशन ला के देना है कि यार what will be the condition for origin to be in acute region। मतलब ये एंगल एक्यूट है, ध्यान रखना,
दिस इज एक्यूट। ठीक, अब यार ओरिजिन को देखते ही तुम लोग कहोगे कि सर आज तक एक भी प्रॉब्लम में नहीं लगाया था, आज सडनली दो दो प्रॉब्लम में एक साथ देखने को मिल रहा है ना। तो ओरिजिन को देख करके तुमको लगता नहीं कि सर मुझे नॉर्मल फॉर्म की फीलिंग आ रही है। तो ऐसे ही मन में विचार आया, मैंने कहा चलो परपेंडिकुलर डालते हैं, क्योंकि यार अब अगर तुमको नॉर्मल फॉर्म की फीलिंग आई है तो तुम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालोगे ना, लाइन के ऊपर डाल दिया, यहां भी डाल दिया। यार अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो दोनों पर करोगे ना। अब नॉर्मल फॉर्म की फीलिंग कहती है कि सर वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, ये भी तो बताओ। ये रही तुम्हारी एक्स एक्सिस, मान लो ये θ1 एंगल है, जिसको नॉर्मल फॉर्म में तुम लोग अल्फा कहा करते हो। ठीक, मान लो ये θ2 एंगल है, सही। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये एंगल होगा θ2 माइनस θ1, सही। और क्या तुम मान रहे हो कि सर क्योंकि ये एंगल एक्यूट है तो तुमको तो 90 प्लस 90 बहुत जल्दी दिखता है ना कि अरे यार ये 90 ये 90, तो ये तो अपोजिट का सम पाई। तो इसका मतलब तुमने तुरंत डिसाइड कर चुके हो तुम ओरली पहले ही कि सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है ना, कि सर इस बात में तो हम एक्सपर्ट है। और इवन तुम तो इसके आगे भी एक स्टेप बता दोगे कि पता है ये 4 पॉइंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, साथ में ये जो पॉइंट है ना इसको यहां से ज्वाइन करके सर्किल की डायमीटर है। भले ही तुम उसका इस्तेमाल ना करो, लेकिन ये सारी बातें अपने आप फट से फ्लो में निकल जाती है ना कि सर ये सर्किल का डायमीटर है, राइट। अब मुझे बताओ, अगर ये एक्यूट है तो तुम मानते हो सर ये ऑब्ट्यूज है? सोचो सोचो, अरे सम पाई, इन दोनों का सम पाई, तो ये π/2 से पाई है। ठीक, अब अगर तुम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो तुम्हारे में से कुछ लोग कहेंगे मुझे कि सर मैं, आपको पता है लाइन की इक्वेशन है ना आपके पास, तो मैं आपको cos θ1 और sin θ1 दोनों दे सकता हूं। ठीक, कैसे? कहना सर जब आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया था तब आपने हमें बताया था कि अगर लाइन की इक्वेशन दी जाए 2x + 3y - 7 = 0, तो उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना आपने सिखाया था। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि ये क्लास में एनसीईआरटी प्रॉब्लम, अरे मैंने कहा था ना एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक एवर, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता है वो। ठीक है, तो बहुत सही बोलता है कि देख ये लाइन की इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। तो वो क्यों बोल रहा था ऐसा? ऐसा बोलने से कि सर अगर लाइन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लिया तो आपको cos θ1 sin θ1 तो मिल ही जाएगा। x cos θ1 y sin θ1 इज इक्वल टू p। सोचो, दिमाग पे जोर डालो। ठीक, तो मैं cos θ1 sin θ1 मैं निकाल लूंगा, उसी तरह से मानते हो मैं cos θ2 sin θ2 भी निकाल लूंगा, राइट। तो क्या इससे तुमको मन में विचार नहीं आ रहा कि सर इस एंगल का ना आप cos ले लो? अब मुझे बताओ, मुझे इसका साइन लेने का विचार क्यों नहीं आया? वाई नॉट साइन? मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका कॉस ले लो? क्योंकि अगर ये ऑब्ट्यूज रीजन होता तो सर ये एंगल एक्यूट आता, और जो साइन होता है ना, साइन वो 0 से π/2 एंगल हो, π/2 से पाई हो, दोनों केस में साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन जो कॉस होता है वो 0 से π/2 एंगल पर पॉजिटिव आता है और π/2 से पाई एंगल पर नेगेटिव आता है। तो मेरे ख्याल से तुम इस बात को समझोगे, cos θ2 - 1 इज नेगेटिव, इस बात को तुम समझोगे। ठीक, अब यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो यार मतलब बेस है। नेगेटिव, अब भाई मुझे cos θ1 ला के दो, मुझे sin θ1 ला के दो, तो तुमको थोड़ा चैलेंज आएगा कि सर उसके लिए इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सही, तो चलो लिखो नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन जब मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखने गया
कि सर अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर से डिवाइड। बिल्कुल तुम सच कह रहे हो, तुम्हारी बात में बिल्कुल भी गलती नहीं है। लेकिन अब मैं अटक गया कि यार नॉर्मल फॉर्म में अगर चेंज करने जा रहे हो तो तुमको लगता नहीं तुमको C1 के बारे में कमेंट करना पड़ेगा कि C1 पॉजिटिव है, C1 नेगेटिव है, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज p। p होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो होता है पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से मुझे केसेस पे बात करनी पड़ेगी। तो मैं कोई एक केस पर बात करूं कि सर मान लीजिए योर C1 इज पॉजिटिव, मान लीजिए, तो एक काम करो, हाथों हाथ मुझे C2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे जाओ। तो तुम में से किसी ने कहा कि सर मान लीजिए C2 नेगेटिव है, सही है। तो अगर C1 पॉजिटिव है तो यू विल डेफिनेटली से कि सर राइट साइड में आप प्लस C1 लिखिए। तो अगर प्लस C1 लिखोगे तो यू विल एग्री कि सर इसे माइनस B1 लिखना पड़ेगा, इसे माइनस A1 लिखना पड़ेगा। दिस इज वॉट योर इक्वेशन इज। सोचो, क्या मैंने नॉर्मल फॉर्म में सही कन्वर्ट कर लिया? इसी तरह से इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में करेक्टली यू विल से कि सर ऐसे लिखिए -C2 अपॉन अंडर रूट। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होता है पॉजिटिव, तो हियर यू गेट B2 अपॉन अंडर रूट y A1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी A2 अपॉन अंडर रूट x। Now I expect that you got the value of cos theta 1, you got the value of sin theta 1। मानते हो cos theta 1 is minus A1 upon under root, sin theta 1 is minus B1 upon under root, cos theta 2 is A2 upon under root, sin theta 2 is B2 upon under root। ठीक, now let's put, है ना। तो अब मैं पुट कर रहा हूं -A1 अपॉन अंडर रूट प्लस A2 अपॉन अंडर रूट -A1 A2 अंडर रूट इंटू अंडर रूट। प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 इज माइनस B1 अपॉन अंडर रूट एंड साइन थीटा 2 इज B2 अपॉन अंडर रूट माइनस B1 B2। अब एक बात सोचो, अब थोड़ा सा तुम्हारा सोचने का नजरिया ब्रॉडर है ना, थोड़ा ब्रॉड व्यू सोचें। क्या तुमको लगता नहीं कि सर C1 को नेगेटिव लीजिए और C2 को पॉजिटिव लीजिए, उस केस में भी आप सेम रिजल्ट पर पहुंचोगे, आपको यही इनइक्वालिटी दोबारा मिलेगी। अरे मैंने पुट करके नेगेटिव यार, क्योंकि तुमने कहा था ना कि सर ये क्वांटिटी नेगेटिव है। जल्दी से हाँ बोलो, तुम लोग बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी चैट जो है पता नहीं क्या हो जाती है बार बार, रुको बुलाना पड़ेगा। सही है। तो क्या तुम इस बात को सोच पा रहे हो कि अगर C1 नेगेटिव होता तो ये -C1 लिखता मैं, C2 पॉजिटिव होने पर यहां प्लस C2 लिखता, ठीक। तब भी तुम्हारा cos थीटा 1 cos थीटा 2 क्या होता कि सर cos थीटा 1 प्लस A1 अपॉन आता और cos थीटा 2 माइनस A2 अपॉन आता। सही है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए मेरी बात को कि
इन दिस केस ऑल्सो वी गेट द सेम इनइक्वालिटी। ठीक, तो मेरे ख्याल से कंडीशन फॉर ओरिजिन इन एक्यूट रीजन A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव। अरे कुछ लोग जल्दी से हाँ बोलें, मैं सबका पूछ नहीं रहा हूं, जिन लोगों को समझ में आ गया वो जल्दी से यस बोल दें। हाँ बोल दिया भाई, बोल दिया, वेरी गुड। ठीक, तो आई थिंक दिस इज द कंडीशन आई गेट फॉर C1 C2 नेगेटिव, है ना, C1 पॉजिटिव C2 नेगेटिव या C1 नेगेटिव C2 पॉजिटिव। अब मुझे तुम्हारे पर फुल कॉन्फिडेंस है कि यू विल से कि सर अगर C1 C2 दोनों पॉजिटिव हुए तो वो हम खुद निपट लेंगे। ठीक, और उसमें सर्टेनली यू विल गेट, है ना, कि सर अब की बार पक्का ये रिजल्ट आएगा व्हेन C1 C2 इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। सही, तो मेरे ख्याल से तुमको बात दिमाग में गई। ओरिजिन लाइंग इन एक्यूट रीजन की कंडीशन यू कैन फॉलो। मैंने सारे पॉसिबिलिटी कवर कर दिए भाई, C1 C2 को लेके सारे पॉसिबिलिटी निपटा दिए, है ना। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि सर ये दोनों क्वांटिटी अपोजिट साइन आ रहा है ना। तो आई थिंक अगर कुछ रटने में बिलीव करते हो कि सर क्या रटूं क्या, है ना, तो यू कैन रिमेंबर दिस फाइनल कंडीशन। राइट, this is something I suggest you to remember कि how to check origin lies in acute in obtuse. This is the condition for origin lying in acute region. ठीक, तो मैंने तुमको पता करना सिखा दिया कि पता लगाओ ओरिजिन कहां है, एक्यूट में है कि ऑब्ट्यूज में। ठीक, तो ये है पता करने का तरीका। अब तुम डेफिनेटली सोच पा रहे हो कि सर ऑब्ट्यूज की कंडीशन ऑब्वियसली रिवर्स होगी यार, उसके लिए कहने की जरूरत क्या है, ये कंडीशन एक्यूट की है तो ऑब्ट्यूज की कंडीशन ये होगी। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स देन ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज। सही है, यू कैन रिमेंबर। और अब मुझे लगता है कि अब तुम रिलेट कर पा रहे हो कि अगर मुझे ये बात का ज्ञान है कि ओरिजिन कहां है तो आप मुझसे पूछ लेना कि एक्यूट की इक्वेशन बताओ, बता दूंगा कि अरे यार अगर ओरिजिन एक्यूट में, ये तो मुझे तुम्हारे ऊपर छोड़ना चाहिए ना। अगर तुमने पता लगा लिया है कि ओरिजिन एक्यूट में है तो जो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर होगा इन इट्स रीजन वो एक्यूट का आंसर हो गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम्स पे चलते हैं ना। तो दिस इज माय फेवरेट मेथड टू डिसाइड फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। लेकिन इस मेथड में तुम समझ रहे हो लिमिटेशन क्या है। ये मेथड तुम तभी लगा पाओगे जब ओरिजिन L1 या L2 पर लाई नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ठीक है, डन। तो मुझे लगता है तुम लोगों ने सीख लिया बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन का कंसेप्ट, तुम लोगों ने करंट क्लियरली सीख लिया। बाइसेक्टर कंटेनिंग एनी पॉइंट अल्फा बीटा इन इट्स रीजन सीख लिया। तुमने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करो, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करो, तुमने ये सीख लिया।
अब चलो मैं चेक करता हूं कि तुमने वाकई में सीखा है कि नहीं, है ना। तो एक सवाल करो फिर देखते हैं। करो जल्दी। पार्ट वन, तुमको तो केवल प्लस और माइनस बताना है। आंसर प्लस होगा, आंसर माइनस होगा, बस इतना ही बताना है। 50% काम तो तुम्हारा मैं ही करके रख देता हूँ, रुको। तुमको सिर्फ ब्लैंक फिल करना है पहले में। वेरी गुड मनन। अब मनन आगे भी बढ़ो, बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी साइन डिसाइड करते जाओ। 25 + 16 कितना होता है? 41। पहला पार्ट सबको ही आ गया ना कि सर C1 C2 प्रोडक्ट नेगेटिव, -7 + 6, तो C1 C2 नेगेटिव, तो लोगों को रटा हुआ है कि सर ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। तो पहले पार्ट का आंसर माइनस, है ना। पहले बाकी के पार्ट की प्रिपरेशन कर लूं। तो पहला पार्ट तो हो गया भाई माइनस। आगे कंटिन्यू करो। अगला, क्या बात है, अगला भी नेगेटिव। गुड। मेरे ख्याल से तुम लोग को तो सब याद है कि सर सबको वन साइड लाइए। अब तुमने 2, -3 को डायरेक्टली पुट किया होगा। A अल्फा B बीटा C1,
A2 अल्फा, B2 बीटा, C2 डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ओरली पुट करो जरा। 4 प्लस 9 माइनस 7, मानते हो 4 प्लस 9 माइनस 7 पॉजिटिव है। 8 -15, गलत बोल दिया क्या? 8 -15 प्लस 6 -1 नेगेटिव, मानते हो प्रोडक्ट नेगेटिव आया। सर A1 अल्फा B1 बीटा C1, A2 अल्फा B2 बीटा C2 प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका मतलब है सेकंड का आंसर माइनस, है ना। अब संख्या बढ़ने लग गई ना कि सर वो कुछ लोग थोड़े ज्यादा में कन्वर्ट हो चुके हैं, सर ज्यादा लोग समझ गए। तीसरा पार्ट, अनुषा के सारे आंसर्स, लेट मी चेक। एक्यूट का आंसर है, एक मिनट अभी चेक करता हूं अनुषा। सही है तुम्हारा आंसर। एक सेकंड, एक सेकंड, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक है तुम्हारे आंसर में, एक बार फिर मुझे करने दो। गलत है तुम्हारा आंसर। अच्छा देवंजन थर्ड का आंसर बता रहा है, तो देवंजन इज करेक्ट, सुधांशु ऑल्सो करेक्ट, भविष्य करेक्ट। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने चेक कर लिया कि सर चेक करो कि ओरिजिन है कहां, एक्यूट या ऑप्ट्यूस। तो यूजिंग कंडीशन C1 C2, A1 A2 B1 B2, वैल्यू मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बस ओरली बताऊंगा कि देख C1 C2 तो नेगेटिव आया, A1 A2 खुद देख लो, 2 4 8, और ये -3 to 5 -15, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब है ओरिजिन जो है वो ऑप्ट्यूज में है। तो जो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन होगा, है ना, मैंने डिसाइड करा दिया ना कि ओरिजिन, ये कंडीशन देखो किसकी कंडीशन है ना। तो लोग फील कर पा रहे हैं ना, सर पीछे जाके देख लो कि यार पॉजिटिव तो ऑप्ट्यूज होता है। तो ओरिजिन की जो इक्वेशन है वो ऑप्ट्यूज की इक्वेशन है, और ओरिजिन का आंसर ये रहा कि सर बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन ये है। तो इसका मतलब है जो ऑप्ट्यूज का आंसर है वो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन से मैच करेगा, और जो एक्यूट का आंसर है वो दूसरा आंसर है। कुछ समझ में आया? ठीक। और बाकी रही बात कि सर अच्छे एप्लीकेशन, ये तो बहुत लल्लू एप्लीकेशन था, ठीक। तो चिंता मत करो, होमवर्क दूंगा, है ना, लोनी है ना, तो वो तुमको सोचने के लिए मैं दूंगा, डू नॉट वरी। आइडिया क्लियर? तो नाउ आई एम एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्टर्स इफेक्टिवली, ओके। चलो एक थोड़ा सा तुमको लेंदी क्वेश्चन कराता हूं यार। अब तक जितना स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है उसमें थोड़ा सा कंफर्म तो हो जाऊं कि तुम लोगों को अब सब कुछ आता है ठीक से।
सेकंड, मैंने चारों का आंसर लिख दिया था। करो ये सवाल करो। चलो इसी में मैं एंगल बाइसेक्टर का भी कंसेप्ट को मर्ज कर देता हूं, है ना। अम, रुको एक मिनट। सही है। एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट भी पूछ लिया। ग्राफ उतना आसान नहीं है कार्तिकेय, बहुत कंफ्यूजिंग ग्राफ है ये। ठीक है, इसको अपने नॉर्मल मेथड से करो, सिंपल मेथड से कहीं ज्यादा आसान पड़ेगा। करो भाई। हाँ, नहीं मैं जिस मेथड से करता हूं तुमको मेरे जैसा ही करना पड़ेगा, है ना। कि सर आपकी क्लास अटेंड करते हैं तो आप जैसा ही सोचना सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन तो करोगे ना, कि सर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। इस बात से सब लोग एग्री करते हो कि सर पहले ट्रायंगल बनाओ तब तो दिमाग चलेगा। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बहुत रफ नहीं है ना, कि सर पता पड़ रहा है ट्रायंगल यहां बनना था, बना यहां दिया, है ना। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ध्यान से। 2x+3y, x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू 1/3। दिस इज वन लाइन। अगली लाइन भी बना दो। x is 3, y is 3/2। थ्री बाई टू। इमेजिन करो ये दो लाइन कहां मीट कराओगे, पीछे मीट कराओगे या आगे, है ना। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे कि सर इसका स्लोप है -2/3 और अगले का स्लोप है -1/2, तो बताओ किसका रेट ज्यादा। रेट, डोंट लुक एट नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों डिक्रीजिंग है, नेगेटिव स्लोप है, दोनों डिक्रीजिंग लाइन है, लेकिन फास्ट रेट किसका है। सर जिसका -2/3 है, ये तेज है। तेज, और तेज जानते हो जो तेज होता है ना। तो सर ये पीछे कहीं मीट करेगा, यहां कहीं मीट करेगा। सही है, कहीं पीछे मीट करेगा। अरे ये स्लो है बेचारा, स्लो का मतलब है ऊपर चल रहा है, ये नीचे है। तो मानते हो जो तेज होगा ये और तेजी से नीचे गिर रहा है, दोनों नीचे गिर रहे हैं, और ये तेज है। तो तुमको लगता नहीं जो फास्ट है सर वो और ज्यादा नीचे गिरेगा कंपेयर टू दिस। तो ये कैसे मीट कर सकते हैं भाई,
जब ये नीचे है तो, और दोनों ही गिर रहे हैं, तो जो फास्ट गिरेगा वो हमेशा ही आगे रह जाएगा। तो इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कहीं पीछे हुआ था। सही है। ये जो मैंने बात बोली, इस बात तक को आईआईटी एक सिंगल चॉइस प्रॉब्लम में पूछ चुका है। मतलब आईआईटी बहुत एप्टीट्यूड पर बहुत ध्यान देता है कि चलो एप्टीट्यूड लोगों का चेक करते हैं ना। अगली लाइन तो आसानी से बना दोगे, x 1/5 y -1/6, लाइक दिस। तो अब मेरे ख्याल से तुम फील कर सकते हो। तो इस सवाल में जो लोग सोच रहे हैं कि मैं पैराबोला को लेके करूंगा, तो बिल्कुल मैं उससे कर सकता हूं, लेकिन a, a² को तुम अगर पैराबोला के थ्रू जाना चाहते हो ना, उसमें तुमको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ेगी कि सर y इक्वल टू x² पैराबोला। यहां तो बहुत आसानी से बन जाती है कि यहां तो बन गई, लेकिन इसके आगे बहुत कंफ्यूजन देता है कि सर क्या रफ ग्राफ नीचे से निकाल दूं या ऊपर से निकाल दूं। तो उसके लिए तुमको ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत पड़ेगी तुमको। और इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट भी है कि वो पैराबोला इसी इंटरसेक्शन से निकलती है, मालूम कि सर यहां से पास होती है और फिर इधर कहीं कट करती हुई चली जाती है, यहां कट करती है फिर यहां कट करके चली जाती है। तो जो लोग पैराबोला से जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लाइन का इंटरसेक्शन, पैराबोला का लाइन से इंटरसेक्शन, ये सब बातों को ध्यान रख के करना पड़ेगा। तो एक्चुअल डायग्राम ऐसा बना था। जो लोग y बराबर x² ग्राफ की मदद से करना चाहते हैं, ठीक है ना दीपिका। तो मैं कह रहा हूं कि जब तुमको इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आए कि सर मैं तो पैराबोला बनाने में ही कंफ्यूज हो रहा हूं कि यार कहां से निकालूं, तो मैं कहता हूं कि क्यों बना रहे थे पैराबोला, अननेसेसरी पैराबोला को इन्वॉल्व किया। अगर तुम कंफ्यूज हो तो क्यों ना मैं ऐसे फील करूं कि यार ये जो भी पॉइंट है a, a², इस लाइन के रिस्पेक्ट में सोचो, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। क्या तुम बोलोगे सर जो भी पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है वो लाइन के रिस्पेक्ट में अबव कहलाएगा। और तुम लोग को अच्छी तरह पता है कि अबव की कंडीशन मैं क्या लगाता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज 3 इंटू 2α 3α² -1 इज पॉजिटिव। आज भी कई लोगों को याद होगा कि सर अबव और बिलो में तो आप क्विक हो। इनइक्वालिटी सॉल्व तुम्हारा काम है, -∞ से समथिंग यूनियन समथिंग से इंफिनिटी, यू विल गेट। ठीक है, मुझे कुछ याद तो रहता नहीं है, शायद 1/3 आएगा, है ना। कहां करें रफली, ये आया। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो कई लोग समझ रहे हैं कि सर विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन अगेन योर पॉइंट इज अबव। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में -6 इंटू अबव की कंडीशन, आज भी भूले थोड़ी होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y देन पुट द पॉइंट अबव की कंडीशन पॉजिटिव। दिस टाइम योर इनइक्वालिटी बिकम 6α² -5α +1 इज नेगेटिव 12। मेरे ख्याल से 3α -1 2α -1 1/3 से 1/2। अरे वेट वेट वेट, गलत कर दिया गलत कर दिया, अभी मिस्टेक सही करता हूं। इनइक्वालिटी पॉजिटिव ही आई है,
माइनस इन्फिनिटी से 1/3, हाफ से इन्फिनिटी। सही है, ठीक। अब एक लास्ट इनइक्वालिटी, व्हाट अबाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन बिलो। देख पा रहे हो ना, जो भी ट्रायंगल के अंदर पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में बिलो है, अबव है, अबव है ना। तो नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इसकी इक्वेशन कहां गई? ये है ना x प्लस 2y, 2 इंटू 2 इंटू नेगेटिव, है ना। आज भी याद है तुमको, है ना, कि हाँ सर मैं सॉल्व कर लेता हूं इनइक्वालिटी। तो अब की बार -3/2 से 1। ओके, वेरी गुड। -3/2 से 1, ठीक दीपिका। तो नाउ यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन, कि सर ये तीनों का कॉमन आंसर। तो -इन्फिनिटी से -1 का इसके साथ इंटरसेक्शन, -इन्फिनिटी से -1, इसके साथ इंटरसेक्शन -3/2 से -1। तो फाइनल आंसर इज व्हाट? -3/2 से -1। सही, -3/2 से -1। यार कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लेते हो ना, कि सर इंटरसेक्शन तो हम ले ही लेंगे। हाफ से इन्फिनिटी, 1/3 से इन्फिनिटी 1, हाफ से 1। दिस इज द राइट आंसर, ठीक। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, आइडिया क्लियर? कैसे भी यार, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते रहना चाहिए देव, है ना। कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ली मैंने सारी लाइंस की, क्या जरूरत है यार, थोड़ा देखो ना रफली, कि सर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं तीनों कोऑर्डिनेट निकालूं, उससे पता पड़ेगा कि इंटरसेक्शन कहां हुआ, है ना। क्या जरूरत है। अब ठीक है उज्जवल, ओके। अब अगला पार्ट, कि सर वो ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स, राइट। तो चलो भाई, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर चाहिए। इंटरनल समझते हो ना, कि सर ये वाला बाइसेक्टर चाहिए मुझे। हाउ टू राइट दिस, मैं केवल एक ही आंसर निकालूंगा, तीनों आंसर मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। पैराबोला इज कंप्लीटली परफेक्ट, है ना। जो बनाई थी ना पैराबोला, वो बहुत परफेक्ट बनाई थी, राइट। कुछ गलती नहीं थी पैराबोला में। इंटरसेक्शन से निकली थी। तो एक्चुअली ये हाफ है, ये 1 है, और ये -1 है, और ये -3/2 है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने पैराबोला गलत बनाई थी, नहीं, बिल्कुल सही बनाई थी, ये थी पैराबोला, ठीक। बाकी मैं तुमको खुद से बढ़ के कह रहा हूं कि यार इस क्वेश्चन के लिए मेरा ये सॉल्यूशन कहीं बेहतर था, वरना तो मैं पैराबोला बनाने में ही सारा टाइम निकल गया मेरा तो। ओके चलो, इस एंगल की बाइसेक्टर लिखते हैं। नहीं, मैंने एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं पूछा है, गलत बात। मैंने तुमसे फाइंड इंटरनल बाइसेक्टर पूछा है। तो चलो ट्राइंगल की वर्टिसेस की नेमिंग कर देते हैं। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी।
हाँ, एक्यूट ऑब्ट्यूज बात की बात है। पहले तो तुम ये पहचानना सीखो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखने में इंटरेस्टेड हो, तो जिसका कंसंट्रेशन अच्छा है क्या वो सोच सकता है कि सर ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है इसको क्यों ना ओरिजिन के कंसेप्ट से मर्ज कर दूं। क्या इस डायग्राम से तुमको फील हो रहा है कि ये जो भी बाइसेक्टर है ये ओरिजिन कंटेनिंग इन इट्स रीजन नहीं है? जल्दी से सोचो। बाइसेक्टर आई एम गोइंग टू राइट, क्या दैट बाइसेक्टर कंटेन ओरिजिन इन इट्स रीजन? है ना? नहीं सर, ये बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेनिंग नहीं है। तो लोग समझ गए कि अरे अब तो मैं आपको फट से आंसर बता दूंगा कि यार ये जो है ये नॉट कंटेनिंग इन इट्स रीजन है, ओरिजिन नॉट कंटेनिंग, है ना? तो ये कौन सी दो लाइन थी? दिस लाइन एंड दिस लाइन कौन सी थी? ये रहा और ये रहा। C1 C2 पॉजिटिव, तो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का आंसर प्लस होता है, राइट? तो इसका मतलब है मेरा आंसर है माइनस। सोचो सर, इसका आंसर अपॉन रूट 36 और 25 का सम कितना होता है? 36, 61, है ना? 61 माइनस ऑफ, वो अगला इक्वेशन कहां चला गया? एक मिनट, ये लाइन और ये लाइन 2x + 3y √30। तो समझ गए तुम लोग कि सर ये जो इक्वेशन है इंटरनल बाइसेक्टर आपने कैसे लिख लिया? आप समझ पा रहे हो ना? तो ये जो भी हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन, बाइसेक्टर कंटेनिंग 1,2 इन इट्स रीजन, एक्यूट बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कि सर आपने तो सवाल आपसे पूछा इंटरनल बाइसेक्टर बताओ, आपने तो यार ओरिजिन कंटेनिंग का कंसेप्ट लगा दिया कि यार ये डायग्राम से मैं तुमको आंसर बता सकता हूं। कई लोग समझ गए ना मेरी बात को? ठीक, तो अब मुझे लगता नहीं कि मैं तुमको बाकी के इंटरनल बाइसेक्टर्स लिखवाऊंगा। ठीक, तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, राइट? कि सर इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर अब की बार बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन जो आंसर है ना वो इसका आंसर बनेगा। सही? तो तुमको लगता नहीं कि अगर मैंने तुमसे पूछा होता अरे इसी को एक कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम कन्वर्ट कर दो ना, कि सर इस पर बहुत सारे सवाल आए हैं, इतना इतना बड़ा लेंथ का क्वेश्चन था, क्या पता आप हमारे अगले एडवांस के टेस्ट में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम करके डाल दो यार कि इंफॉर्मेशन गिवन 3 लाइन्स, फॉर्म ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 1 बाइसेक्टर, फाइंड इन सेंटर, कि सर इन सेंटर आपने पूछा ऑप्शन। तो तुमको लगता नहीं कि सर इन सेंटर के लिए, क्या तुमको लगता है कि सर पहले मैं तीनों ट्राइंगल की वर्टिसेस निकालूंगा, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस की लाइंस का इंटरसेक्शन निकालू, फिर तीनों वर्टिसेस आ जाएंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ आ जाएगी कि सर ये लेंथ आ गई, लेंथ आ गई, लेंथ आ गई, है ना? सोच पा रहे हो मेरी बात को? और फिर मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा ax1 bx2 cx3 अपॉन a + b + c। ऐसा कुछ नहीं करूंगा, है ना? क्योंकि उसी प्रॉब्लम का एक सवाल ये भी था ना, राइट इंटरनल बाइसेक्टर। तो जब तुम इंटरनल बाइसेक्टर अननेसेसरी वर्टिसेस पे क्यों जाते हो? कोई 2 इंटरनल बाइसेक्टर लिख दो। देखो एक इंटरनल बाइसेक्टर ये रहा, एक इंटरनल बाइसेक्टर मैं और लिख दूंगा। नाउ सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन, योर आंसर कि सर आई आ गया। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना? कुछ भी याद नहीं करना है, सब समझना होता है ना, जो बताया गया है याद करने को बस उतना बहुत है। है ना? मैथ्स से ज्यादा आसान मुझे लगता नहीं कि कुछ और है, नहीं? ओके, आइडिया इज नाउ क्लियर। तो नाउ आई थिंक कि तुम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे ओवर बाइसेक्टर, है ना? और भी अच्छे एप्लीकेशन तुमको चिंता मत करो, आगे मिलेंगे देखने को, है ना? कोई हमको टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स तो बनाने की आवश्यकता नहीं है।
डन। और रही बात कि सर ये कैसे बताएं कि ये जो बाइसेक्टर एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, बता सकते हो देव कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? सोच पाओगे देव इस बारे में? तो कहना सर वो आपका बेस्ट थॉट C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 किस काम आएगा? चलो पता लगाते हैं कि ओरिजिन किस रीजन में है ना। तो मेरे ख्याल से इसी सवाल का मतलब जिसे कहते हैं ना चीर फाड़ कर देते हैं ना इसी सवाल की, इसी से हम लोग सब कुछ सीख लेते हैं, ठीक, कि सर इसी पर रिसर्च हो जाए। तो आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस इंटरनल बाइसेक्टर इज एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो आई यूज्ड C1 C2, तो आई थिंक C1 C2 देखो ना यार जरा, -1 -1 +1 A1 A2 10 -18 10 -18 -8 मान तो नेगेटिव आ गया, सही है। तो कई लोग समझ गए कि सर C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है ओरिजिन एक्यूट रीजन में। तो क्योंकि ओरिजिन एक्यूट में है इसका मतलब है ये जो बाइसेक्टर है ये ऑब्ट्यूज है। सोचो सोचो आराम से सोचो। तो ये जो आंसर आप लिख करके बैठे हो ये आंसर ये ऑब्ट्यूज है। समझ गए कि सर ये तो ट्रायंगल ही पता पड़ गया कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल किस नेचर का है। आपने तो प्रूव कर दिया कि योर ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। सोचो, हाँ पोस्टमार्टम बिल्कुल। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि कितने तरह तरह के सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। अरे ओरिजिन एक्यूट रीजन में है ये प्रूव हुआ है, कंडीशन से ये पता पड़ा है कि ओरिजिन एक्यूट में है। और ये जो बेचारा बाइसेक्टर है देखो ना साफ, ये ओरिजिन कंटेनिंग इन इट्स रीजन नहीं है, इसका मतलब है ये बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। गॉट है ना, ठीक है। चलो आइडिया समझ आ गया। मैंने कहा ना हमको डिफिकल्ट बातों पर ज्यादा गौर करना है, आसान चीजें तो अपने आप बन जाएंगी, ठीक। चलो थोड़ा सा पेयर ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। थ्रू ओरिजिन, यार थ्रू शॉर्ट में लिखते लिखते ऐसी हालत हो गई है कि मैं थ्रू की स्पेलिंग ही भूल गया था, है ना। मतलब सोच रहा था कि THR के बाद सोच में पड़ा था कि थ्रू की स्पेलिंग क्या होती है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं टू लाइंस, है ना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। दिस इज माय क्वेश्चन। लाइंस थ्रू ओरिजिन, तो एक पेयर ऑफ लाइन, वैसे तो तुम समझदार हो कि सर पेयर ऑफ लाइंस तो आपने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही ज्ञान दे दिया था कि हाउ ए पेयर ऑफ लाइन विल लुक लाइक, है ना, कैसा देखने में होगा पेयर ऑफ लाइन, इसका ज्ञान है कि नहीं है?
कि सर इट विल बी ए 2 डिग्री इक्वेशन। अरे हमने तो कंडीशन सीखी थी क्वाड्रेटिक में, फाइंड द कंडीशन टू सो दैट ए 2 डिग्री इक्वेशन कैन बी रिजॉल्व इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर। याद आ रहा है ना? कुछ लोगों को याद आ रहा है ना? तो लेट अस टॉक अबाउट लाइंस थ्रू ओरिजिन। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर ओरिजिन से पासिंग जो पेयर होता है ना, उसकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट की होती है, इज लाइक दिस। एक 2 डिग्री इक्वेशन होगा, नो डाउट, क्योंकि यू आर राइटिंग कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस। तो बेसिकली तुम 2 स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तुम ऐसे मन में सोचो ना कि सर एक लाइन ओरिजिन से पासिंग कैसी होगी, अल्फा एक्स बीटा वाई। ये होगी एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? चलो अल्फा 1 बोलो, कांस्टेंट 0 होगा बिकॉज, ठीक, ओरिजिन कंटेनिंग है। सेम वे अनदर लाइन थ्रू ओरिजिन। तो मेरे ख्याल से इस बात को विजुलाइज किया तुमने कि पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विल गेट दिस इक्वेशन। रिमेंबर, pair of lines through origin will be this। ठीक, वैसे तो मेरे पास और भी ऑल्टरनेट थॉट्स हैं बताने के कि क्यों ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन दिखाता है ना? और वैसे मेरे पास ही नहीं, तुम्हारे पास भी है ना? तुम कह सकते हो कि सर हम ही आपको बता देते हैं, क्योंकि आपने तो हमारी आदतें पढ़वा रखी हैं। If alpha square is there, if beta square is there, alpha beta is there, है ना? ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस कहते हो आप। देखो ना, x और y की कंबाइंड पावर 2 है, यहां पर 2, यहां भी 2, यहां भी 2, दैट इज होमोजीनियस। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर होमोजीनियस इक्वेशन को वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू 1 वेरिएबल, है ना? आदत है ना तुमको कि सर डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से या डिवाइड कर दो वाई स्क्वायर से, सही? तो इफ आई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो सी व्हाट हैपन, I divided by x square, your equation become this, सही? अब तुमको मन कर रहा होगा कि सर इसको कुछ कॉल कर देते हैं, y बाई एक्स को कुछ कॉल कर देते हैं। तो अगर मैं y बाई एक्स को कुछ m रिप्लेस कर दूं, से m, तो योर इक्वेशन बिकम एक क्वाड्रेटिक इन m। सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गई। इस इक्वेशन में क्या तुम इस बात को फील कर रहे हो कि सर a, h और b ये कांस्टेंट्स है, दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर सम नोन कांस्टेंट्स। ठीक, तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट्स सम गिवन कांस्टेंट्स, तुमको लगता नहीं अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं, अगर तुमसे कोई कहे कि यार 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इसे सॉल्व करो, तो तुमको लगता नहीं सर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कुछ कांस्टेंट आएंगे? बाय सॉल्विंग आई विल गेट m इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के रूट निकाल दो। ठीक, तो मान लो कोई दो आंसर आए, 1 इज m1 1 इज m2, मान लो, तो अब तुमको लगता नहीं कि सर तुमने m किसको बोला था? तुमने m बोला था y बाई एक्स को, तो y बाई एक्स इज m1, y बाई एक्स इज m2। डोंट यू थिंक कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई? y बराबर m1x इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m1। कोशिश करो समझने की कि सर ये तो स्लोप आ गया, तो y बराबर m1x इज व्हाट? इज लाइन
थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m1। तो मेरे ख्याल से तुम इस बात को फील कर गए, हमेशा एक 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज द 2 डिग्री होमोजीनियस, राइट? So I think you understand now कि homogeneous 2 degree equation always represent pair of line through origin। अब इस बारे में तुम कंफ्यूज हो गए कि सर अगर क्वाड्रेटिक के रूट कहीं इमेजिनरी आते तो, ठीक है, कि सर ये y बाई एक्स इक्वल टू आई आ गया, y बाई एक्स इक्वल टू माइनस आई आ गया, तब भी हम इसको लाइन ही कहते, बस हम उस मोमेंट कहते इमेजिनरी लाइन। समझ रहे हो? इमेजिनरी लाइन तो है, तो वो अभी भी स्ट्रेट लाइन बट इमेजिनरी। और तुम लोग जानते हो ना कि सर जो डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन वो हमेशा रियल का होता है। जो रियल होता है ना, जो दिखता है, लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक? जो नहीं दिखता है उस पर कोई फर्दर डिस्कशन नहीं होता है। तो nobody will ask you any further question if this equation represent imaginary lines। तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, समझ गए? तो बस दिमाग में इस बात को बिठाओ, homogeneous 2 degree represent lines through origin, that's it, right? अब मैं एक काम करता हूं, तुम होमोजीनियस 2 डिग्री से तो तुम कंफर्टेबल हो गए, चलो होमोजीनियस को जनरलाइज करते हैं कि सर वाई ओनली 2 डिग्री, लेट्स टॉक अबाउट n डिग्री होमोजीनियस। सही? तुम लोग सरप्राइज हो गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर के भी तुमको रियल चीजें मिलेंगी, है ना? चिंता मत करो, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे तो देयर ऑल्सो यू विल फाइंड स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, और वो भी रियल फिगर्स ही होंगे। इसलिए जो चीज के बारे में नहीं पता हो ना, उसके बारे में कुछ मुंह भी नहीं खोलना चाहिए, राइट? तो अभी बिल्कुल साइलेंट रहो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल, है ना? बिल्कुल। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट n डिग्री होमोजीनियस। तो एक n डिग्री होमोजीनियस क्या होगा, कैसा होगा n डिग्री होमोजीनियस? तो मेरे ख्याल से तुम इमेजिन कर सकते हो कि सर इट विल लुक लाइक दिस। सही है? तो कमेंट करोगे कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए आई, दे आर सम रियल नंबर्स, ओके, कांस्टेंट रियल नंबर्स। व्हाट विल दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? एक्स वाई प्लेन में ये क्या दिखाएगा? तो क्या क्विक आंसर नहीं मिलना चाहिए कि सर ये n लाइंस थ्रू ओरिजिन दिखाएगा? बिल्कुल सही, अनुषा, है ना, नक्षत्र, तनिषा, है ना, साहिल, मनन, सभी लोग बोल रहे हैं, प्रियम, ठीक। अब मैं नाम नहीं गिन पाऊंगा क्योंकि अब सबके आंसर आ रहे हैं, प्रीति, राजकुमार, इनफाइनाइट, क्या बात कर रहे हैं राजकुमार, थोड़ी तो अकल होनी चाहिए ना। तो ओके, तो आयुष, ठीक। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि सर n लाइंस थ्रू ओरिजिन, दे आर 100% राइट। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट लाइंस थ्रू ओरिजिन, n लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। मे बी सम रियल
मे बी सम इमेजिनरी, हो सकता है कुछ रियल लाइन्स हो सकता है कुछ इमेजिनरी लाइन हो। ठीक, कारण ये लाइन क्यों, कहना सर होमोजीनियस है, एक्स की पावर एन से डिवाइड कर लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ये देखो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स की पावर एन से डिवाइड करने से आई गेट लाइक दिस। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर वाई बाई एक्स को कॉल करिए m, दिस बिकम ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री, और पॉलिनोमियल के हमेशा रूट्स होते हैं, मे बी रियल मे बी इमेजिनरी। तो डिपेंडिंग ऑन रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल तुमको लाइंस ऑब्टेन हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो रूट है m वो कांस्टेंट आ रहा है, बिकॉज a0 a1 a2 दे आर सम कांस्टेंट्स। तो जो भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन आएंगे वो कांस्टेंट ही तो आएंगे। ऐसा थोड़ी है सर m की वैल्यू x आ गई, ऐसा थोड़ी है, m की वैल्यू 2 आएगी, m की वैल्यू पाई आएगा, लाइक दैट। गॉट इट। तो फ्यूचर में तुम लोग मुझे देखोगे कि यार जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन दिखाई दी तो आई विल डायरेक्टली से कि ये तो ओरिजिन से पासिंग लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब चलो एक काम करते हैं, वैसे तो मुझे इस इक्वेशन के बारे में और भी काफी कुछ डिस्कशन करना है, लेकिन मुझे लगता है कि कल बात करते हैं वरना लेट हो जाएंगे। ठीक, तो होमवर्क लेना चाहते हो ना तुम? You can try question number 38, same exercise 30, sorry exercise number 8 है ना। फोर्टी टू 3 and 5, ठीक है। और देखने दो थोड़ा, शीट से दे दो होमवर्क, स्ट्रेट लाइन की शीट दे देता हूं, है ना। एक्सरसाइज 1 कल क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इसलिए मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। कल थोड़ा सा पढ़ाने के मूड में हूं, बाकी तुम जितना मुझे पता है तुम 20 तक तो पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो कि सर एक्सरसाइज 1 हम 20 तक जा सकते हैं, राइट। ये लोनी की एक्सरसाइज 8 है और ये शीट है स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।